नमस्कार बच्चों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। ये उत्तर प्रदेश सीरीज की जो आज क्लास है, ये अंतिम क्लास होने वाली है। इसके ठीक बाद हम अभी बच्चों के कुछ फोन आए थे, इसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश दर्शन की एक क्लास रखी जाए। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश दर्शन है उसमें हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों पर जाएंगे। जाने का मतलब है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम यहीं पर उपस्थित होंगे और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद की जो विशेषताएं हैं, उनके मंदिर, उनके मस्जिद, उनके गुरुद्वारे, उनकी साक्षरता, उनका एक जिला एक उत्पाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब जानकारी लेकर आ रहे हैं हम 5 जनवरी सन 2026 से। और ये उत्तर प्रदेश असल की हम अलग कड़ी बनाएंगे। ये एक सीरीज अलग है और वो कड़ी अलग है। इसके अलावा ठीक 10:10 पर आपकी आधुनिक भारत के इतिहास डेली लाइव होती है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं ठीक 10:10 पर। कोई भी परीक्षा हो देश की, किसी भी प्रकार की परीक्षा में, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से पढ़िए, बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़िए, हर वो बात पढ़िए जो किताब में, बाकी सारे आपके बड़े बड़े पैकेज वाले चैनलों से खरीदे गए कोर्स में जो नहीं मिलेगी, वो आपको निःशुल्क फ्री दी जाएगी आपको। तो चलते हैं हम अपनी क्लास में। और ये जो क्लास है इसमें हम जानेंगे जो 16 महाजनपद थे उसमें से कितने महाजनपद यूपी में थे। तो महाजनपद काल जो है, ये महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के महान राज्यों, उनकी राजधानी और संस्कृति के महत्व की हम आज करेंगे पड़ताल। और इसमें 2 चरण बनाए हुए हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता जो उत्तर प्रदेश में स्थल हैं उनको भी जानेंगे। तो दोनों क्लासें इसी में हैं, दोनों छोटे से छोटे टॉपिक हैं, क्योंकि यूपी की केवल बात कर रहे हैं तो दोनों टॉपिक आज ही हम खत्म करते हैं। ये भाग, इसका एक चरण है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल की अगर बात करें तो महाजनपद जो थे उस टाइम पर 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 में से 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में थे। 16 में से आधे तो उत्तर प्रदेश में ही थे। यह खंड उन शक्तिशाली राज्यों के योगदान पर भी प्रकाश डालता है। तो 16 महाजनपद थे। महाजनपद कितने थे बच्चों? फिर से एक बार, महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद जो थे वो भारत में थे और 2 महाजनपद बच्चों जो थे वो भारत के बाहर थे। इस 2 में से एक था पाकिस्तान में, और बच्चों एक है अफगानिस्तान में। जो पाकिस्तान में था उसका नाम था गांधार, जिसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला। और एक था अफगानिस्तान में, उसका नाम बच्चों था कंबोज नाम था। तो 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद भारत में थे? तो भारत में 14, और 2 कहां थे बच्चों? तो वो भारत के बाहर थे। फिर से हम 16 महाजनपद के बारे में और जानते हैं। तो महाजनपद कितने हैं? फिर से आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ कितने महाजनपद हैं? 16। ये 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपदों में व्यवस्था थी, उसे कहते हैं राजतंत्र व्यवस्था। और 2 महाजनपद थे जहां पर गणराज्य व्यवस्था थी। तो राजतंत्र कितने राज्यों में था? 14। और गणराज्य कितने में था? 2। वो 2 कौन कौन से थे? एक का नाम था वज्जी और एक का नाम था मल्ल। तो गणतंत्र एक पुरानी परंपरा भारत में पहले से ही थी। तो मल्ल गणराज्य और वज्जी गणराज्य, यहां पर गणराज्य वाली व्यवस्था थी। फिर हम चलते हैं इस सीरीज पर आगे। 16 महाजनपदों में लेकर कुछ बातें और जानते हैं। वस, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशांबी थी। एक चीज और जान लेते हैं, 16 महाजनपदों में सबसे अगर उत्तरी महाजनपद आपसे पूछ लिया जाए, उत्तरी महाजनपद, तो अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। उसका नाम क्या था? कंबोज नाम था, कंबोज, जिसकी राजधानी का नाम क्या था? हाटक नाम था। और अगर दक्षिणी पूछ लिया जाए आपसे, दक्षिणी महाजनपद, तो आपको बच्चों हताश नहीं होना है, सीधे बता देना है उत्तर क्या होगा? असमक होगा। असमक। इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठान थी। यह प्रश्न पूछ लेगा कि भारत में सबसे उत्तरी महाजनपद कौन था? भारत में सबसे उत्तरी महाजनपद, भारत में सबसे उत्तरी महाजनपद का नाम था मत्स्यनगर।
मत्स्य नगर, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। क्या थी? विराटनगर थी। तो भारत में सबसे उत्तरी था मत्स्य नगर। भारत में दक्षिणी पूछे या 16 महाजनपदों में दक्षिणी पूछे तो असमक होगा, जिसकी राजधानी पैठान थी। या क्वेश्चन ये पूछे नर्मदा के दक्षिण में कितने महाजनपद थे, तो नर्मदा के दक्षिण में केवल एक महाजनपद था। नर्मदा के दक्षिण में केवल असमक था। इसके अलावा नर्मदा के उत्तर में 15 महाजनपद थे। तो नर्मदा के दाहिनी ओर 15 और बाईं ओर केवल एक महाजनपद था। अब चलते हैं वो जो 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में, उनको बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला महाजनपद है, उसका नाम है वश, और वश की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी, आप इलाहाबाद जाएंगे तो इलाहाबाद के ठीक पहले एक राइट साइड पर आप मुड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कानपुर से कौशाम्बी पहुंच जाएंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रमुख केंद्र था कौशाम्बी। और बाद में अवंती ने इस पर क्या कर लिया था? अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी हुआ करती थी। तो अवंती के राजा एक हुआ करते थे, चंड प्रघोत नाम के राजा थे, जिनको पांडु रोग अर्थात पीलिया हो गया था। तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था, जिसका नाम था जीवक। तो जीवक किसका इलाज करने गया था? चंड प्रघोत का। चंड प्रघोत कहां के रहने वाले थे? अवंती के राजा थे। काशी, जिसे बनारस कहते हो, जिसे वाराणसी कहते हो, उस काशी की राजधानी प्राचीन काल से वाराणसी थी। मुख्य बिंदु अगर देखें तो काशी जो बसा हुआ है, वरुणा एक नदी है और एक नदी का नाम है अस्सी। वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बना हुआ है काशी बसा हुआ है, इसीलिए वरुणा और अस्सी के संगम को कहा गया है वाराणसी कहा गया है। सूती वस्त्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध ये जनपद है बनारस। इसके अलावा ऐसा ही एक जनपद साउथ में है, उसे कहते हैं कांची। तो सूती या बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस साड़ियों के 2 केंद्र हैं, एक उत्तर भारत में बनारस, दक्षिण भारत में कांची है। इसका प्राचीनतम उल्लेख अगर बात करें तो अथर्ववेद मिलता है। भगवान शिव की पावन नगरी, जहां पर शिव स्वयं विराजते थे, ऐसी पावन नगरी जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहां पर मदन मोहन मालवीय, यहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। ये भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ एक नगर है, जो तीर्थराज से भी ऊपर अपना स्थान रखता है, क्योंकि तीर्थराज में लगा हुआ है, प्रयाग में राज लगा हुआ है। सभी जितने भी तीर्थ स्थल है उनका राजा प्रयाग कहा गया है। परंतु ये जो काशी है, ये भूमि पर नहीं, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। तो सर्वोपरि स्थान है। यहां पर प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं। यहां पर एक दे दिया गया खेल के लिए एक स्टेडियम बनाया गया है और बहुत सारी योजनाएं यहां पर लाई गई हैं। अब कौशाम्बी, ये कौशल राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी मुख्य राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी राजधानी जो हुआ करती थी कुशावती हुआ करती थी। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था ये कौशल। आधुनिक क्षेत्र में जो अवध है, अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दूसरा महाजनपद कौन है? कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। यहां पर सबसे कम अगर आप देखें साक्षरता है यूपी में। अगला है पांचाल। पांचाल अगर आपने नाम सुना होगा तो यहीं से द्रौपदी का जन्म हुआ था, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है। तो पांचाल नरेश की पुत्री जिसका नाम है द्रौपदी, जिनके कारण ही ये महाभारत की एक बड़ी घटना हुई। इनकी राजधानी जो थी वो काम्पिल थी ये, लेकिन काम्पिल दक्षिणी राजधानी है और उत्तरी राजधानी का नाम था अहिछत्रपुर, नाम था अहिछत्रपुर। साहित्यिक योगदान की बात करें तो महाभारत में इनका उल्लेख किया गया है। महाभारत में पांचाल का, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इस पांचाल नगरी का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से हमने बताया था कि द्रौपदी पांचाल नगरी की ही थी। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जनपद आते हैं पांचाल में। यहीं पर पड़ता है काम्पिल्य पड़ता है। अगले स्लाइड में हम जानते हैं तीसरा, मथुरा का एक इलाका जो राजा सूरसेन द्वारा बसाया गया, भगवान कृष्ण के नाना, और इनकी राजधानी का नाम क्या था? मथुरा था। मुख्य बिंदु की बात करें तो भगवान कृष्ण का यहीं पर जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जो बचपना बीता था और कंस का वध करने के बाद वो द्वारिका चले गए। तो जब द्वारिका जा रहे हैं तो कृष्ण ने मारा था कंस को। कंस के ससुर का नाम था जरासंध। जरासंध को भगवान कृष्ण मार नहीं सकते थे, इसीलिए युक्ति लगाते हुए उन्होंने युद्ध का स्थान छोड़ दिया, इसीलिए उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है, और पहुंच गए थे द्वारिका। मैगस्थनीज एक यूनानी यात्री, यूनानी राजदूत, भारत आने वाला पहला राजदूत। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में भी मथुरा का उल्लेख किया गया है पहली बार। मल्ल, मल्ल की बात करें तो चौथा गणराज्य है।
प्रशासनिक प्रकार देखें तो यह एक गणराज्य था। वज्जी और मल्ल मैंने पहले शुरुआत में ही बताया था। महावीर स्वामी की मृत्यु और गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण दोनों को कहां मिला था? मल्ल में। इनको मल्ल क्योंकि दो भागों में बटा हुआ था, दो गणराज्य थे, एक का नाम था पावा और एक का नाम था कुशीनारा। तो कुशीनारा में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की और पावापुरी में मृत्यु किसकी हुई थी? महावीर स्वामी की। तो कुशीनगर, देवरिया जो आसपास का क्षेत्र है वो इसी मल्ल राज्य के अंतर्गत आता है। बच्चों अगली स्लाइड पर चलते हैं और पांचवा जानते हैं। एक है चेदी राजवंश जिसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। शक्तिमती महाभारत में एक पात्र था, उसका नाम था शिशुपाल नाम था। भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के का नाम क्या था? शिशुपाल नाम था। तो शिशुपाल वध नामक कृति किसने लिखी है? आपको कमेंट में उत्तर देना है। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि हम इसकी गलतियों को माफ करेंगे, पर गलतियों की एक सीमा होगी। तो 100 गलतियों को माफ करने का वचन दिया था। जैसे शिशुपाल ने, उनकी संख्या 101 होती है। भगवान कृष्ण सुदर्शन का प्रयोग करते हैं और शिशुपाल का शीश कटकर गिर जाता है। यह क्षेत्र कहां पर है? बांदा, या कह सकते हैं बांदा भी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहां पर यह क्षेत्र पड़ता था, चेदी। अगला है दिल्ली के आसपास वाला इलाका, मेरठ के आसपास का इलाका, जिसे कुरु कहते हैं। कुरुवंश, जिससे आते हैं भीष्म पितामह, जिससे आते हैं दत्तराज, जिससे आते हैं अर्जुन, भीम अर्जुन, और ये सारे जितने कौरव पांडव थे ये कुरुवंश के थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, बाद में हस्तिनापुर को भी बनाया गया। बुद्ध के समकालिक एक राजा थे जिसका नाम था कौरकर्ण नाम के एक राजा हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के समकालिक हुआ करते थे। ये क्षेत्र अगर देखें तो मेरठ और दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर वाला इलाका है वो इस क्षेत्र में आता है, कुरुवंश। अगली बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो प्राचीनतम जड़ें हैं उनको जानते हैं। महाजनपद काल से पहले उत्तर प्रदेश की जो भूमि है उसमें से कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंधित हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो आलमगीरपुर है, ये पड़ता कहां पर है? मेरठ में पड़ता है। ये मेरठ में पड़ता है और हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। अगला किस नदी किनारे है? तो हिंडन नदी के तट के किनारे है। हड़प्पा काल का सबसे पूर्वी स्थल ये मैंने बता ही दिया आपको। हुलास ये कहां पड़ता है? हुलास पड़ता है सहारनपुर जिले में। आपको कमेंट करके उत्तर देना है सहारनपुर कितने राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। अगला है ये भी किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। आपको कमेंट में उत्तर देना है कि नदी का जो प्रवाह पढ़ा था आपने, नदियों का प्रवाह तंत्र पढ़ा था। हिंडन नदी किन नदियों के बीच में बहती है? प्रमुख खोज है यहां पर जो खोज करी गई तब क्या मिला था? चूल्हा मिला था, चाक मिला था, गिट्टी के बर्तन, गिट्टी नहीं यहां मिट्टी लिखा होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन मिले थे। इसके अलावा कुछ स्थल और है। एक है मांडी, एक है मांडा। मांडा पड़ता है चिनाब के किनारे, वो जम्मू कश्मीर में है। ये मांडा नहीं, ये मांडी है। जो मांडा है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, पर मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर। तो मांडी कहां पर है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर पे एक नदी बहती है, बड़ी ही प्राचीन नदी, जिसे कालिंद्री या यमुना के नाम से जाना जाता है। यहां पर जब खोज की गई तो यहां पर टकसाल और प्राचीन आभूषण और खजाना भी मिला था। सनौली पड़ता है जहां से आते हैं देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह आते हैं, बागपत जिले पर यह सनौली आता है। यहां पर खुदाई करने पर मानव कंकाल, योद्धाओं का रथ, तलवार और शाही ताबूत भी प्राप्त हुए थे। तो आगे चलते हैं फिर से हम और एक नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो एक इलाका है उसका नाम है मानपुरा। मानपुरा पड़ता कहां पर है? बुलंदशहर। यहां से मिला है ग्रामीण चौकियां, तांबे के पात्र, लोहे के पात्र और गेरुआ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। चांदपुर ये पड़ता कहां पर है? जहां से गंगा प्रवेश करती हैं, वही जिला का नाम है बिजनौर। बिजनौर से गंगा भी प्रवेश करती हैं और पड़ता कहां पर है? चांदपुर, बिजनौर में। यहां से मिला है तांबे के बर्तन, कुल्हाड़ी, चाशक और थालियां मिली हैं, बर्तन जिस पर आप भोजन करते थे उस टाइम के लोग। एक इलाका है, लास्ट इलाका, उसका नाम है बड़ा गांव। बड़ा गांव भी पड़ता है सहारनपुर जिले में पड़ता है। बड़ा गांव कहां पर है? सहारनपुर में। विशेषता है कि 1950 में पहली बार खुदाई यहीं पर शुरू हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यूपी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कहां हुई थी? तो यही सहारनपुर में हुई और पहला हड़प्पा कालीन स्थल जो मिला स्वतंत्रता के बाद यूपी में वो बड़ा गांव ही था। अब आगे चलते हैं और इस क्लास का समापन करते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास
के बारे में जो भी बताया गया, जो प्राचीनता बताई गई, वो ये सब पिछली स्लाइडों पर था। और आगे की जो आपके लिए एक उद्घोषणा है कि जल्द ही नहीं बल्कि कंटिन्यू क्लास है, 2 क्लासें हो चुकी हैं, आपको बहुत लेट नहीं करना है, आपको जुड़ना है ठीक 10:10 पे आपकी आधुनिक भारत की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप कोई भी देश विदेश में जो भी परीक्षाएं होती हैं, विदेश का मतलब है कि जो फॉरेन सर्विस भी होती है, उसमें भी इतिहास से जो प्रश्न आते हैं वो भी इस सीरीज में ठीक 10:10 पर ये क्लास लाइव हो जाएगी। और डेली कल होगी इसकी तीसरी क्लास, आप इससे जुड़ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आप वो हर फैक्ट जान सकते हैं। उस समय स्वतंत्रता आंदोलनों में क्या स्थिति थी गांधी जी की या अन्य नेताओं की क्या स्थिति थी, और कौन से नेता ने कौन सा आंदोलन किया, कौन सा नेता किस संगठन से जुड़ा हुआ था, ये सब जानकारी जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा वेदांत परिवार से ठीक 10:10 पर। इस 10:15 पे नहीं, हम 5 मिनट पहले ही आ जाएंगे और आपसे पिछली कक्षा के जो प्रश्न हैं उन पर जुड़कर हम आपस में वार्ता करेंगे। फिर आपके लिए एक नया बैच आ रहा है, यह है भारत का भूगोल। ये शुरू हो रहा है 2 जनवरी 2026 से। आपके लिए धुआंधार सीरीज का ये पूरा एक टारगेट निश्चित बैच है जिसको 35 क्लासों में खत्म करना है, और 35 क्लासों में कुछ समाप्त भी ना हो, कुछ छूटे भी ना और इससे बाहर भी ना जाए, इसकी पूरी दावेदारी करता हुआ आपका धुआंधार बैच। एक संपूर्ण ज्ञान पूरे भारत का। आप भारत के बारे में कम जानते हैं, जलवायु के बारे में कम जानते हैं, मौसम के बारे में कम जानते हैं, आप राज्य कौन कहां पड़ता है उसके बारे में आपको अगर जानना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक 2 जनवरी 2026 से ठीक 4 बजे ये लाइव क्लास होगी और आप जुड़िए। इसके अलावा जैसे ही ये सिलेबस पूरा होता है ठीक इसके बाद हम जुड़ेंगे विश्व भूगोल में, वो भी उसकी टाइमिंग तय होगी ठीक 4 बजे और 1 घंटे की डेली क्लास होगी। और आपको जुड़ना है तो सुबह और शाम 2 घंटे निकालिए, दोनों घंटे लाइव क्लासें होंगी। सफलता की गारंटी, सफल वर्ष होगा 2026, क्योंकि प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख नए विज्ञापन जारी करने का वादा किया है। अगर वो 1.5 लाख विज्ञापन आते हैं तो आप अपना एक निश्चित स्थान पूरा कर लें, क्योंकि 2026 चुनावी वर्ष है। वहां पर 2027 में फिर आप वैकेंसियों का ऐसा सूखा अकाल देखेंगे जो आज तक किसी भी पीढ़ी ने नहीं देखा होगा। तो तब तक हम 2026 में एक सेलेक्ट हो जाएं, एक अपना पक्का स्थान बना लें। इसमें वेदांत आपकी क्या सहायता करता है, वो आप में कितना सहायक हो सकता है, वेदांत आपके लिए पूरी तरह से तत्पर है। बस आपको चुनना है कि सफलता के लिए आपको किस चैनल में प्रविष्ट करना है, कहां पर देखना है, कहां पर किस चैनल पर क्या डाटा मिलता है जो परीक्षा उपयोगी है। हम टाइम पास नहीं कराते हैं, हम आपको वही फैक्ट बताते हैं। हम आपके साथ मौज मस्ती और घरेलू बातों पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपकी सफलता के लिए आए हैं, हम आपको सफल बनाने के लिए आए हैं, हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आए हैं। तो आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको चयन करना पड़ेगा कि कहां पर हमें वो डाटा मिल रहा है, कहां पर लड़कियों की हो हल्लड़ वाली बातें चल रही हैं, उनसे दूर जाना पड़ेगा। समय कम है और कम समय पर कैसे तैयारी करें वो आपको सिखाएगा वेदांत परिवार। कैसे याद करें, कैसे बार बार चीजें भूलने के बावजूद हम कैसे उसको स्मरण रखें। तो उसके लिए कहते हैं रस्सी यावत जात तो सिल पर परत निशान। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार निरंतर आपको पढ़ना पड़ेगा। जब निरंतरता लाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। एक कोई छोटे से त्याग से कोई राजा नहीं बनता, राजा बनने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। तो आपको भी कुछ दिनों की जो नींद है उसे त्यागना पड़ेगा, ठंडी का एहसास छोड़ना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, कछुआ धीमे धीमे चला लेकिन चलता रहा। तो निरंतरता होनी चाहिए। खरगोश जैसा दौड़ना नहीं कि पेपर के पहले 15 दिन खूब पढ़े और पहले आराम से सोते रहे। तो ऐसे चलने से काम नहीं चलेगा। कहां ध्यान है आपका? जुड़िए वेदांत परिवार से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।